तो लास्ट कहाँ थे अपन? कोई होमवर्क तो कल दिया नहीं था? दिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ के आए थे, और एक मैंने एनसीईआरटी पढ़ने के लिए कहा था। एनसीईआरटी में पढ़ा था। एनसीईआरटी की जब प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी तो उसमें लाइन लिखी होगी, चार्ज फ्री रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिसकंटिन्यूअस होती है, कंटिन्यूअस होती है। उसमें 3 डायग्राम बना रखे थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, एक आइसोलेटेड चार्ज की, एक प्लस क्यू की, और एक प्लस क्यू और माइनस क्यू की। तो हमें वो बनाने हैं बस पहले तो, ताकि वो हमारे एनसीईआरटी कवर अप हो जाए। हेडिंग लिख दिए गॉस लॉ। हाँ, फ्लक्स फ्लक्स हेडिंग लिखा दी ना, कोई बात नहीं। हेडिंग को बीच में से या फिर लिखा रहने दो, उसके अंदर बना लो। वो तो हमें पता है ना क्या करना है। तो पहले वो तीनों प्लस क्यू चार्ज की तो बना चुके हैं ना। तो अब मैं ये स्टैंडर्ड होती है, मतलब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में है, तो क्या पता पूछ ले इनमें से कौन सा ग्राफ प्लस क्यू का होगा, मतलब फील्ड लाइंस का ग्राफ। इसलिए अपन बना रहे हैं बस ये, जैसे ये प्लस क्यू है और ये प्लस क्यू है, तो क्या होगा प्लस क्यू के कारण बीच में तो क्या होने वाला है, बीचों बीच क्या होगा, न्यूट्रल पॉइंट आएगा। और देखो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं वहां पर फील्ड लाइंस भी नहीं, क्योंकि फील्ड लाइंस किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट खींच के क्या देती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर मैं बोलूं किसी पॉइंट पर फील्ड ही नहीं है, तो इस पॉइंट पर क्या जीरो हो रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अगर बात करें तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ग्राफ नहीं है ये, फील्ड लाइंस है। बस ऐसे याद बना लो। अब ये ऐसे क्यों बन रही है वो मैं आपको लॉजिक थोड़ा दे सकता हूँ कि ऐसे क्यों बन रही है इधर। आप चाहेंगे तो, नहीं चाहेंगे तो कोई ऐसी दिक्कत है नहीं मुझे। दो बार एरो लगा देंगे तो क्या ज्यादा सुंदर लगेगा, और कुछ नहीं है जीवन में। सुंदरता जरूरी है क्या? चलिए, इसकी वजह से क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। फिर वापस से यही होगा, क्या होगा वापस से, भाई यहां पर भी ऐसी बनेंगी। ये मैं एकदम सीधी सी क्यों कर रहा हूं, बताऊंगा रीजन कि मैं इसको फ्लैट सा ऐसे क्यों बना रहा हूं, अभी आपको समझ में आएगा अगर आना होगा। अब जरा सोच के बताओ कि यहां पर जो फील्ड लाइन बनेंगी यहां पर, वो कैसी बनेंगी, नॉर्मली बनेगी नहीं, ऐसी ही बनेंगी। कारण बताओ ना, अकेला चार्ज नहीं है ना ये सोच इसकी वजह से लॉजिक सोच, ये इस वाले पॉइंट पे लॉजिक सोचते हैं। इस वाले पॉइंट पे इसकी वजह से फील्ड कहाँ होता होता तो कहां पर होता, इसकी वजह से फील्ड होता ऐसे, और इसकी वजह से कहाँ होता, इसकी वजह से होता ऐसे। अच्छा, बड़ा इसका होता क्योंकि इसकी डिस्टेंस क्या है, कम। तो इन दोनों का नेट रिजल्टेंट कहाँ होता, ऊपर। मतलब टेंजेंट भी कहाँ होना चाहिए, ऊपर ही होना चाहिए। बराबर तो हो नहीं सकता ना, इसकी डिस्टेंस क्या है, कम, इसकी डिस्टेंस ज्यादा। बराबर कहां पर है, बाई सेक्टर पे। इसी चक्कर में क्या है ये सीधा, क्योंकि यहां जो पॉइंट होगा उसका इसकी वजह से होगा ऐसे, इसकी वजह से ऐसे। तो उनके ये वाले कट जाएंगे और ये वाला सीधा, इसलिए कैसा बनाया मैंने, स्लोप सीधा। नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, रटना तो है ही, स्कूल का बच्चा भी तो रटता ही है। हाँ, ये तो है, ये तूने बहुत ही वैसी बात बोल दी। हैं? लिखो, बना लो भैया।
फ्लक्स नहीं है, फील्ड लाइंस है। अगर फील्ड लाइंस पर वो आ जाए शॉर्ट नोट बोर्ड में, स्टाइल मारने के लिए एक प्लस क्यू चार्ज की फील्ड लाइन दिखा देना और एक ये दिखा देना, बस। वो आगे प्रॉपर्टीज पड़ेगा ही नहीं। बड़ा तेज लिखो यार, देखो लिखने का समझ आना मत लो। इधर ही बना दोगे उसकी प्लस क्यू वाली भी, है ना, टाइम पास क्यों करे। अब इधर ले लेता हूं एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में इधर भी फील्ड आएगा क्योंकि इन दोनों का न्यूट्रल पॉइंट तो कहां मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, ये कैसे बनाई देखो, ऐसे याद रखना, लूप ऐसे बनाना गोल गोल। अब इधर से भी गोल गोल ही बन रहा होगा ये, तो इधर दूर से गोल गोल बनता, और ये मैंने ये वाला पार्ट नहीं बनाया और वापस कहाँ घुसता, ये इधर ही घुसता। गोल गोल क्यों बन रहा है, लॉजिक देख लेते हैं कहीं पर भी। सोच में बोलता बेटा यहां पर फील्ड लिखते हैं, तो इसकी वजह से कहां थी, ऊपर, इसकी वजह से नीचे। अच्छा ज्यादा कौन सी होती, ये वाली की ये वाली, ये वाली, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड दूरी का क्या है, कम, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किसके पास होता, इसी के पास होता। और ये लगभग बीचों बीच अगर होता, यहाँ पर बीचों बीच, तो क्या होता, सोचिए बीचों बीच पे क्या हो रहा होता, इसकी वजह से क्या हो रहा होता, ऐसे, इसकी वजह से ऐसे, तो उनके क्या होते, ये वाले और ये वाले कट जाते और एकदम सीधा रहता, इसलिए ऐसा बन रहा है। टेंजेंट कैसे बन रहा है सीधा, तभी तो ये ऐसी बनी है यहाँ पर। चलिए, बढ़िया बनाया है तूने डायग्राम। तूने तो लाइन तो बनाई छोटी और एरो बनाए हैं ज्यादा। अरे एरो सही बनाना, प्लस में से क्या करेंगे, बाहर, और माइनस में घुसेंगे। चलिए, हेडिंग लिखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हेडिंग लिखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
शनिवार को कहीं प्रोग्राम मत बनाना जाने आने का, पहले ही बता दूं, क्योंकि आपके दोस्त वोस्त हो सकते हैं जो कहीं जाएं। शनिवार को अपनी 2 घंटे की क्या रहेगी क्लास। क्लास की टाइमिंग रहेगी 9 से 11, फिर वो कंबाइंड क्लास होगी। फिजिक्स, केवल फिजिक्स की क्लास होगी, ठीक है ना। क्योंकि अपन चाहते हैं कि अपना डिस्कशन भी होता है, सब कुछ होता है, तो अपना लेक्चर ज़्यादा लगता है। तो शनिवार अगर अपने पास है तो लास्ट में कचरा होने से अच्छा है पहले ही उसका क्या कर ले, यूज कर ले। क्योंकि अभी शनिवार आपको पता है, अगर मैं दे भी दूंगा तो भी कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं भाई। और दिन भी तुम 10 घंटे सोते हो, उस दिन भी क्या सोओगे, 10 ही घंटे। चलिए, अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, लिखिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स को दिखाते हैं किससे, फाई से। ये भी मेरा फेराडे के दिमाग की उपज थी, फाई। अब यहां से चैप्टर थोड़ा सा मैंने क्या बताया, इंटरेस्टिंग फिजिक्स की तरफ हो जाएगा, मैथ्स कोई वजह नहीं आएंगी। लिखिए, फ्लक्स के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज dot product of, electric flux is defined as dot product of, electric flux is defined as dot product of electric field and area vector, dot product of electric field and area vector। एरिया वेक्टर को लगा देना एक कैप। अब यहां पे एक नया शब्द आपकी जेल में क्या आ गया, एरिया वेक्टर, और एक क्या आ गया, डॉट प्रोडक्ट। मतलब क्या आ गया वापस से, वेक्टर। तो थोड़ा सा लिखना नहीं है, मैं हल्का हल्का नए बच्चे उनके चक्कर में क्या देता हूँ, डॉट प्रोडक्ट के बारे में बता देता हूँ। अगर दो वेक्टर बेटा कभी ऐसे होते हैं, जैसे मैं बोलूँ कि पहला वेक्टर है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, दूसरा वेक्टर है बी 6i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप, और मुझे से बोला जाए ये भी प्लस है, कि बताइए इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। तो डॉट प्रोडक्ट करने का तरीका क्या होता है, आई को आई से, खुद का खुद से करना है, जे को जे से, के को के से। क्या बनेगा, 6 3 जा 18, और ये आई आई साफ, 4 4 16 माइनस 16, 4 4 8, जोड़ने नहीं है बे, मल्टीप्लाई करना है। 6 3 जा 18, 4 4 जा 16, 5 2 जा 10, कितना बचा -6, 12 में से 6 गए तो 12, ये आंसर आएगा। ऐसे डॉट प्रोडक्ट करना है। मान लो कभी आप वो स्टाइल कैसे मारेगा, इसमें ए वेक्टर ऐसे दे देगा, जे कैप माइनस के कैप, और बी वेक्टर आएगा 3i कैप। तो कैसे निकालोगे डॉट प्रोडक्ट अब, इसमें आई है क्या, तो जो नहीं है उसे क्या मान लो, जीरो, तो जीरो को इससे करोगे तो जीरो। अब इसमें क्या नहीं है, जे और के, तो सारा दुनिया जीरो हो जाएगी। आ गया याद। उसके बाद एक टर्म क्या गई, एरिया वेक्टर। सर हमने तो आज तक एरिया कैसा पढ़ा है, स्केलर, भाई ट्राइंगल का एरिया, स्क्वायर का एरिया, तो आप लोगों ने इसका मतलब वेक्टर नहीं पढ़ा है। मैंने आपको ए क्रॉस भी पढ़ाया था, और एप्लीकेशंस ऑफ ए क्रॉस भी जो होती है उसमें होता है कि ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी, पैरेललोग्राम के एरिया निकाल सकते हैं ए क्रॉस बी। आप तो याद रखिए, एरिया वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें एरिया वेक्टर जो होता है वो एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है, वो किसकी होती है, सरफेस के, किसके, सरफेस के। एक पेज दे, वेस्ट वाला, हाँ ये दे दे एक्स्ट्रा नया। मान लो, हाँ चलो यही सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर कैसे बनाओगे, सरफेस यूं है तो क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर, ये क्या है, एरिया वेक्टर। अच्छा अगर सरफेस ऐसे हो जाए तो ऐसे, कई बात समझ में आ रही है। अब के कोई बच्चा ऐसा भी होगा जिसके दिल में आ रहा होगा, सर ये भी तो हो सकता है, अरे आ रहा है ना दिमाग में,
तो ध्यान रखना, इसके लिए सफाइन होता है दो प्रकार की सरफेस, ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस। कल मैंने बताई थी ऐसी बातें। ओपन सरफेस का नाम से मत समझो कि सरफेस ओपन होती है, या क्लोज का मतलब सरफेस क्लोज होती है, ये भी क्लोज सरफेस ही। ओपन और क्लोज का मतलब है 2D और 3D से। अगर कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड नहीं हो रही है तो वो क्या है, एक ओपन सरफेस। ये क्या है, एक, तो हमें ऐसा मान रहे हैं कि ये है, कोई मोटाई नहीं है इसमें, तो ये केवल एक ही क्या है, क्रॉस सेक्शन। तो इधर मानो या इधर मानो, ये एक्चुअली एक ही सरफेस है। ओपन सरफेस का मतलब इसके अंदर कोई वॉल्यूम ट्रैप नहीं होगी। एक और दे दे वैसे ही, मान ले मैं बोलूं कि अब ये लें, इसको ऊपर से बंद कर देता हूं, ले ऐसे ही बना देता हूं, ये क्या ही क्लोज सरफेस है, हम थोड़ा वैसे बनाना, क्या ही क्लोज सरफेस है, हाँ, क्योंकि इसमें क्या आ गई, कुछ वॉल्यूम। जब कुछ वॉल्यूम ट्रैप होने लग जाए तो सरफेस कैसी होगी, क्लोज सरफेस के लिए हम ये नहीं कह सकते कि एरिया वेक्टर कहीं मान लो, हमेशा एरिया वेक्टर क्या होगा, आउटवर्ड। कहां होगा, कहां होगा, इसकी वजह से इधर, इस वाली की वजह से इधर, और इसकी वजह से इधर। ओपन सरफेस में तेरी इच्छा हो जो, हाँ ले ले, क्लोज में तो एक काम करते हैं, अपन ओपन में भी कहां ले लेंगे, बाहर, ताकि अपना कंफ्यूजन ही क्या हो जाएगा, खत्म। क्या ओपन में दोनों तरफ ले सकते हैं, क्योंकि दो तरफ ही नहीं है, तरफ एक ही है। ओपन सरफेस है कि इमेजिनरी सरफेस है, ओपन सरफेस कभी एग्जिस्ट नहीं करती। ओपन सरफेस का मतलब इमेजिन करो एक शीट है, वो एकदम ट्रांसपेरेंट है, तो उसमें कितनी साइड है, एक ही साइड है, क्या है, एक ही साइड। तो नीचे की लाइन से तुम तो एरिया वेक्टर के बारे में, तो अच्छा इसको कैसे लिखेंगे फिर, फ्लक्स बराबर डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई डॉट ए, और इफ, सुनना भाई, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, अच्छा यूनिफॉर्म हुआ तो ये लगा देंगे डॉट, और अगर नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। क्या हो जाएगा, फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। ये आया कि नहीं आया, क्योंकि अगर कांस्टेंट होगा तो ई कहां जाएगा, बाहर, और छोटे छोटे डी जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एस या ए। चर्चा कर लें इसकी यूनिट, यूनिट क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम, और ये क्या है, मीटर। एक तो ये होती है, और एक और होती है न्यूटन, आपको याद होगा मैंने इसको बताया था, वोल्ट पर मीटर, और ये क्या है, मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर क्या होगा, वोल्ट इंटू मीटर, और इसको गॉस साहब के सम्मान में और क्या बोल देते हैं, गॉस। मैं बोलूं कि 6 गॉस, तो 6 क्या है, फ्लक्स की यूनिट, सॉरी गॉस क्या है, फ्लक्स की यूनिट। अच्छा ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। क्यों, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आ गया, और डॉट से जो चीज मिलेगी वो क्या होगी, स्केलर। और स्केलर है तो क्या ये पॉजिटिव हो सकती है, क्या ये नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती। अब है स्केलर का मतलब नंबर है, नंबर तो पॉजिटिव हो सकता है, एंड जीरो। बोलिए, ये सब लिख के फिर एरिया वेक्टर के बारे में लिखा दूंगा। तो फॉर्मूले तो हमें इससे करने बस क्वेश्चन। अभी कोई फील नहीं आई है फ्लक्स की, मैं मान रहा हूँ, अभी केवल मैथमेटिक्स समझ में आ रही है, कोई फील नहीं आई है कि फ्लक्स क्या होता है। फील करेंगे, कप इतना बड़ा है, चाहे इसमें एक है, एक घूट है। नहीं नहीं, पैसे देके बनवाइए। बहुत बढ़िया, दो प्रॉपर्टी बताएगा, तुम एक तो यूनिफॉर्म में क्यों नहीं आते तुम, नहीं मिल रहा है क्या, पता प्रॉपर्टी कंजर्वेटिव, एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज कंजर्वेटिव। ट्रू है या फॉल्स है, राइट, ट्रू है, नहीं है, ऑलवेज। कौन सी वाली होंगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कंजर्वेटिव होती है, क्योंकि जब हम आगे हम पढ़ लेंगे तो एक और फील्ड लाइन पढ़ेंगे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो कैसी होती है, नॉन कंजर्वेटिव।
ठीक, नीचे आप लिख देना, लिख लेना यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट इनटू मीटर या गॉस। अब देखो, हम बात वही कर रहे हैं, सरफेस दो प्रकार के। मैं ये पढ़ाता भी नहीं इतना डिटेल में, क्यों पढ़ा रहा हूं पता है ना, क्योंकि इस साल बोर्ड में शॉर्ट नोट ही पूछ लिया सरफेस के ऊपर। गजब पेपर है भैया, गजब पेपर है। ओपन सरफेस, क्लोज सरफेस। it contains only area like a thin sheet of paper, like a thin sheet of paper। बोलो क्या लिखूं एग्जाम्पल में? डेस्क हो गया, पेपर हो गया, ये सब क्या है? सरफेस, ओपन सरफेस। अगला पॉइंट, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर कैन बी टेकन, एरिया वेक्टर इज, लिख दो, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एक सरफेस बना देना, अब इस पे एरिया वेक्टर ऐसे दिखा देना। आप तो इधर भी एरिया वेक्टर हो सकता है और इधर भी हो सकता है, क्योंकि सरफेस एक ही है। अगला, इसके लिए कभी फ्लक्स लिखते तो उसके सिंबल होता इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। क्लोज सरफेस का मतलब है इट कंटेन्स, या इट क्या लिखूं, ऑक्यूपाइज। ओ वाओ, क्या शब्द है! इट इनक्लोज सम वॉल्यूम। आसान तरीका में, देसी भाषा में, जिसमें कुछ भर सको, जिसमें कुछ भर सको, वो क्या बनेगी? क्लोज सरफेस। बॉटल क्या है? क्लोज सरफेस। ये क्लोज सरफेस। इट इनक्लोज सम वॉल्यूम लाइक स्फेयर, सिलेंडर। हाँ, मतलब सम वॉल्यूम शुड बी, सम वॉल्यूम शुड बी देयर। अच्छा, इसके लिए क्या होगा? एरिया वेक्टर इज टेकन perpendicular to the surface, perpendicular to the surface outward। इसमें आउटवर्ड ही मिलेगा फिक्स। एग्जाम्पल बना लो, जैसे स्फीयर ही बना लिया, या फिर स्फीयर ना बनाओ तो एक क्यूब बना लो। तो अगर क्यूब में आपसे मैं इस सरफेस की बात करूं, तो इस सरफेस में एरिया वेक्टर कैसे बनेगा? कहाँ बनेगा? इस सरफेस के परपेंडिकुलर लेकिन आउटवर्ड। कहाँ बनेगा? ऐसे। इस सरफेस पे, ऊपर वाली पे, ऊपर। अरे समझ में आ रहा है क्या? इस पे इधर, इस पे नीचे। सिर्फ मैं ये क्यों लिखवा रहा हूँ, समझ गए ना आप? इतने सारे पॉइंट, ताकि बोर्ड में कभी आ जाए ऐसे सवाल भी। डिस्क मत बोलो, सही बात है, थिन डिस्क बोलो, बिल्कुल थिन डिस्क बोल दे। एग्जाम्पल है ही नहीं ना एग्जिस्ट, यूं मान के चल, जिसमें केवल एरिया हो,
जैसे कागज का टुकड़े पे भी दिख रहा है तो थोड़ी थिकनेस तो है ना। अरे कागज का टुकड़ा भी हल्का तो पतला ही, 3D तो है वो, और भी थिन हो। हाँ चलिए, इसमें फ्लक्स कैसे लिखते हैं? जब कभी भी सरफेस क्लोज होती है तो उसका फ्लक्स लिखने का तरीका होता है ऐसे, फ्लक्स बराबर ये सिंबल है, ये गोला, इस गोल ई डॉट डी ए, गोला क्या बता रहा है कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी ए। इसका मतलब क्या है कि जो डीए लिया गया होगा, ये जो एरिया लिखा गया होगा वो कैसा है, क्लोज। तो क्लोज सरफेस पे फ्लक्स का सिंबल किताबों में ये मिलता है, गोला लगता है। गोला क्या होता है, इंटीग्रेशन में पढ़ते हैं अपन, पढ़ते नहीं मैथ्स में, ये होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ऐसे ये लगा दे तो, और एक और सिंबल होता है ये क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल, या और क्या बोलते हैं, सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि किसके साथ कर रहे हो, सरफेस। अगर यहाँ डीएल होता तो लाइन इंटीग्रल, क्या बोलते हैं, लाइन इंटीग्रल। तुम तो याद रखो इसे क्या बोलते हैं, क्लोज इंटीग्रल। क्लोज सरफेस के लिए ऐसा इंटीग्रेशन यूज करेंगे। सिंबल में तरीका सारे सेम ही होंगे, बस सिंबल में उसको अलग तरीके से बोल देते हैं। सरफेस इंटीग्रल, या क्लोज इंटीग्रल। ठीक, अब ये हुआ इसकी मैथमेटिक्स। अब समझते हैं होता क्या है फ्लक्स लाइन। फ्लक्स होता क्या है, फ्लक्स का मतलब ये है बेटा, अगर फ्लक्स है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक एरिया से गुजरने वाली, उसे क्या बोलते हैं, फ्लक्स। किसी एरिया से गुजरने वाली, एक शब्द बोल रहा हूं, गुजरने वाली मतलब पेनिट्रेट करनी चाहिए। अरे क्या करनी चाहिए, क्या ये पेनिट्रेट कर रही है, नहीं। मैं बोलूँ कि ये एक सरफेस है और फील्ड लाइन ऐसी जा रही है, डी डी डी, क्या ये फ्लक्स देगा, नहीं। फ्लक्स क्या होंगे, ये पेनिट्रेट करे किसी एरिया से, किसी एरिया से थ्रू, किसी एरिया के थ्रू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो पास होती हैं उसे ही क्या बोलते हैं, फ्लक्स। क्या बोलते हैं, फ्लक्स। अब जरा सोचिए कि हमने ए इसको डिफाइन ऐसे क्यों किया, ई ए कॉस थीटा। कारण ये रहा कि मान लो मैं आपसे बोलता कि ये मेरे पास कोई इस तरीके की सरफेस बना दी मैंने, इस तरीके की सरफेस है, और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा दे रखा है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे। समझे क्या किया मैंने, दोबारा बता दूं, ये सरफेस मैंने मानी है ऐसे, फील्ड कैसा है, सीधा। अच्छा इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, अब हम तो कहाँ मान लेते हैं हमेशा, बाहर, चाहे सरफेस क्लोज हो या ओपन, क्योंकि ओपन का तो मामला होगा ही नहीं। तो क्या लिख दूं, इधर की तरफ क्या मिलेगा, ए वेक्टर। मान लो इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा। अब फ्लक्स कैसे निकाले, क्यों हमने ये कॉस थीटा लिखा, उसको कॉस थीटा क्यों आया, डॉट क्यों आया, सुनना। अपन इस ई के दो कंपोनेंट कर सकते, नहीं कर सकते। एक तो ई कॉस थीटा और एक ई साइन थीटा। सोच ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, इनका ये वाला कंपोनेंट क्या हुआ, कॉस। तो ये ऐसे रखी हुई है, अरे कैसे रखी हुई है, पक्का, तो क्या होगा, ये ऐसे रखी हुई है, एरिया ऐसा है ना। अब मैंने ई का क्या कंपोनेंट ले लिया, कॉस थीटा, क्या ले लिया, क्या ले लिया, तो सारी की सारी फील्ड लाइन निकलेंगी। लेकिन अगर मैं बोलूं ई साइन थीटा, ई साइन थीटा कहां आएगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर। तो अब ये एरिया है और ऐसे लाइन आ रही है ऐसे, क्या ये लाइन इसमें कंट्रीब्यूट करेंगी। तो फ्लक्स के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, ई कॉस थीटा या ई साइन थीटा, ई कॉस थीटा। नहीं आया, पढ़ना दे, इसको यहां पे इमेजिन कर लेते हैं वापस।
मान ले कि ये ऐसे रखा हुआ है एरिया और फील्ड लाइन ऐसे है। अब एरिया वेक्टर कहां होगा इसका? एरिया वेक्टर नीचे, नीचे होगा ना। अब ये है ई और नीचे है एरिया वेक्टर। एंगल कितना है? थीटा। मैंने इसके दो कंपोनेंट किए, ई कॉस थीटा। अब ई कॉस थीटा इसमें से पास हो रही होगी और ई साइन थीटा। ई साइन थीटा तो इसके क्या हो गया? पैरेलल। अब पैरेलल वाले इसमें तो घुसेंगी नहीं, तो कंट्रीब्यूट किसने किया? कॉस ने कि साइन ने? तो फ्लक्स कैसे लिखता? फ्लक्स लिखता कि ई में कौन वाला कंपोनेंट? ई कॉस थीटा इंटू ए। और अगर कॉस को देखे तो ए बी कॉस थीटा क्या बनता है? ई डॉट ए। इसलिए इसमें क्या आता है? डॉट आता है। पैरेलल में पास कहां हूं? मैं बोलूं कि सुन, इस पे पानी फैलाऊं तो पानी यूं निकल जाएगा। अगर अंदर जाए लाइंस तो वो क्या बनेगा? फ्लक्स। अगर इसके पैरेलल होगी, मैं बोलूं लाइंस ऐसी जा रही हैं, इस एरिया में से पास हुई क्या? तो फ्लक्स जीरो। बार बार चला रहा हूं, फ्लक्स के लिए क्या चेंज देखनी है? फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द एरिया। फील्ड लाइन क्या एरिया से पास हुई है? क्या ये? मैं भी तो ये बोल रहा हूं, थ्रू का मतलब क्या होता है? उसमें से होकर, पेनिट्रेट। और कोई शब्द, कोई सिनोनिम लिखा दूं सारे? यार इतनी ये एरिया है, ये फ्लक्स आएगा क्या? ये फ्लक्स में आएगी? ये आएगी? क्या ये आएगी? अब आया समझ में ना? चेप लो इसको। अब मैंने ई से किया ना, तो एक बालक क्या बोलता है? सुह। मैं ई से नहीं करूंगा, मैं ए से करूंगा। ए से कर लेगी, ए का ये वाला कंपोनेंट। तो ये वाला कंपोनेंट क्या हुआ? ए कॉस थीटा। और ये ए साइन थीटा। अब पता फील्ड ऐसे है, तो कौन सा वाला काम आ रहा होगा? ये वाला खत्म, कॉस वाले तो काम आएगा। तुम तो ये याद रखो, बस ये कर दो, काम खत्म। एक तरफ से कर लो, लिखो। बेसिकली flux is number of field lines passing through a area, perpendicular to it। ये पासिंग थ्रू को अंडरलाइन कर लेना, एरिया में पेनिट्रेट करे। ठीक, समझ में आई बात? नेक्स्ट, पासिंग थ्रू एरिया परपेंडिकुलर टू इट। फील्ड के परपेंडिकुलर एरिया में से जो पास होंगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। नेक्स्ट, पॉइंट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स टेल्स number of electric field lines crossing electric field tells number of electric field lines crossing electric field flux tells number of electric field lines crossing, full stop। नीचे की लाइन से flux is proportional to number of field lines, flux is proportional to number of field lines।
flux is proportional to number of filled lines. मतलब से ये कोई एरिया है, इसमें से केवल दो ही फील्ड लाइन निकल रही होती है, और एक दूसरा एरिया है उसमें से नंबर ऑफ फील्ड लाइन 3 निकल रही होती है। अब मैं बोलूं कि इसमें फ्लक्स 5 है और इसमें फ्लक्स 5 है, तो पता लॉजिकली कौन छोटा होगा? 5। क्यों? इसमें नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम है। ये बना लो। अब सवाल करने हैं हमें मेज, अच्छा डायमेंशन भी निकालनी है फ्लक्स की, है ना? क्योंकि डायमेंशन तो अभी ट्वेल्थ के साथ साथ ही निकाल लेते हैं। डायमेंशन क्या होगी? करो निकालो सर आप। न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर से निकालो। न्यूटन mL/t-2 इंटू मीटर स्क्वायर का मतलब L2, और कूलाम हो गया चार्ज, एम्पियर इंटू टाइम। तो क्या ये mL3A-1T-3। डायमेंशन लिख लो कहीं भी। बेटा तूने जो ये बनाया एरिया और मैंने जो एरिया बनाया वो सेम बनाया है क्या? ये ऊपर वाला एरिया वेक्टर देखना, इससे कैसे बनाया? ई और ए गोला बनाया है क्या मैंने? रिंग बनाई है? बेटा एरिया ऐसे बनाएगा तो ही तो एरिया वेक्टर कहाँ मिलेगा? नीचे। अगर तू ऐसा बना देगा तो एरिया वेक्टर नीचे कैसे बनाएगा? ये यूं रखा है यूं, तभी तो परपेंडिकुलर कहाँ आएगा? ऐसे नहीं करेगा। फ्लक्स इज ए इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, तो ऐसा नहीं है। अभी आगे बताएंगे, गॉस साहब के लिए काम कर रहे हैं सब अपन। गॉस लॉ बताएगा आगे कि कैसी शेप ऑफ फ्लक्स निकालना, कैसे निकालना है। अभी बस करते चलिए जैसे मैं बोल रहा हूँ, ज़्यादा अभी हमें कुछ आता नहीं है, जो आप सिखा रहे हो वही आता है, बस वो आ जाए वही बहुत है। फिर धीरे धीरे दिमाग खुलेगा अपने आप, फिर सवाल पूछेंगे अपन। चले आगे। अब मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे बोलूं कि फ्लक्स का फॉर्मूला बताओ, ई कांस्टेंट ही मान रहे हैं अभी अपन। अभी तक जो सवाल करूंगा उन सब में कांस्टेंट कौन है? ई। अगर ई कांस्टेंट होती है तो फ्लक्स का फॉर्मूला बोलो, ई डॉट ए। ध्यान रखना, ई डॉट ए केवल कब लगाओगे? जब ई, और अगर नहीं होगा तो इंटीग्रेशन। ए वेरिएबल हुआ तो भी इंटीग्रेशन। हाँ वही है वो तो, वर्ग फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। अब सवाल वही पूछता है, बताइए फ्लक्स मैक्सिमम कब हो सकता है? जब थीटा 0, और मैक्सिमम कितना आएगा? ई इंटू ए। कब? व्हेन थीटा इज 0। एग्जाम्पल जैसे ये लो, ऐसे रख दो एरिया को, और ऐसे क्या निकल रही है इसमें से? अब फील्ड लाइंस। तो अब ये जो फील्ड लाइन निकलेंगी इसका एरिया वेक्टर भी कहाँ होगा? इधर ही मान लो। तो नॉर्मल वेक्टर भी कहाँ है? इधर। तो इसलिए क्या होगा? फील्ड लाइन 0 एंगल बनाएगी, तो फ्लक्स क्या आएगा? मैक्सिमम। मिनिमम कितना कब आता? 90 पे। 180 पे थोड़ी आएगा। बोलो कितना लिखोगे? थीटा इज 90, तो कितना हो जाएगा? 0। कोई फ्लक्स ही क्या होगा? आएगा ही नहीं। एग्जाम्पल, अब आपको लग रहा है फील्ड लाइंस पास हो रही है कि इसमें से? आराध्य पास हो रही है कि पैरेलल है? पैरेलल है। घुस का नहीं है इसमें, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर कहाँ है? ऊपर। तो कितना एंगल बना रही है ई से? 90।
क्वेश्चन, पहला प्रश्न, ई वेक्टर दे रखा है, लिख रहा है क्या भी, लिख रहा है। तो अभी तक हम ये जानते हैं कि फ्लक्स नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है जो किसी एरिया में से गुजरेंगी और गुजरनी चाहिए, उसमें पैरेलल नहीं होनी चाहिए, उसमें से आर पार जानी चाहिए। चले लिखिए, क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप न्यूटन पर कूलम, और एरिया वेक्टर दे रखा है 4i कैप माइनस j कैप मीटर स्क्वायर। फाइंड फ्लक्स, फाइंड फ्लक्स। ई कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट, क्या लगाना सीधा डॉट प्रोडक्ट। कैसे पता लगता है कांस्टेंट वेरिएबल का? इसमें टाइम या एक्स की कोई वैल्यू नहीं है। हम्म, मान लो इस तरीके से ये वाई जेड प्लेन है। कौन सा प्लेन है? वाई जेड। समझ में आया कैसे? ये यू है और ये यू है, वाई जेड प्लेन है, लिखा हुआ है इसमें ऊपर ना, वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन में कैसे रखी होगी? ऐसे। ये प्लेन समझ में आता है? जैसे यही में समझ, ये क्या है, यहाँ पे फिक्स करते हैं, ये वाली क्या है? एक्स, ये और ये जेड। तो जो चीज इधर होगी वो एक्स वाई प्लेन, ये एक्स, तो जो ऑब्जेक्ट यहां बनेगा वो एक्स वाई प्लेन, जो ऑब्जेक्ट नीचे यहां बनेगा एक्स एक्स जेड प्लेन, जो इधर बनेगा वो वाई जेड प्लेन। अब मैं रिंग ऐसे रख दूं तो रिंग, देखो रिंग का प्लेन क्या है? ये। अब इसमें ये वाली मोटाई किसमें? जेड, और ये वाई। ऐसे पहचानते हैं। ये प्लेन पहचाना नहीं आता था तुम्हें? अच्छा ऐसे होता तो देख इसकी लंबाई किसमें? एक्स, ये, अभी जेड माने हो भाई, आपको ऊपर जेड है वैसे तो क्या बोलेंगे? एक्स जेड। अब ये किसमें? एक्स, और ये वाई, एक्स वाई प्लेन। यही आज पता लगा है सर। हाँ तो ये रिंग किसमें रखी हुई है? वाई जेड प्लेन। रिंग की रेडियस दे रखी है कुछ भी, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 2i कैप न्यूटन पर कूलम। 2i कैप न्यूटन पर कूलम, लिखिए। हाँ क्वेश्चन डायग्राम बना के, इफ रेडियस ऑफ डिस्क, if radius of disk is 2 meter, find magnitude of flux. Find magnitude of flux. इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? एरिया वेक्टर, हाँ ये ऐसे रखा है ना, एरिया वेक्टर कहाँ आएगा? इधर।
अब तेरे जहन में आ सकता है कि सर ये तो 2D है, तो मैं इधर मान सकता हूं ना, तभी उसने नाम क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड। पर इधर मानेगा तो तेरा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस, लेकिन मॉड लेके वापस से प्लस ही हो जाएगा, क्योंकि ये क्या नहीं है, क्लोज सरफेस नहीं है। डिस्क 2D होती है, पाई आर स्क्वायर एरिया। बेटे डिस्क का मतलब 2D है, 2D का मतलब उसकी थिकनेस नहीं है, दिस इज लाइक ए डिस्क, तो ये क्या है, ओपन सरफेस। सिलेंडर क्या है, क्लोज सरफेस। क्या लिखूं, बस यहाँ, अगर आपने सीधा लिख दिया E इंटू ए तो ये तो गलत है। पहले पूरा ई वेक्टर पता है क्या हमें, पता है, नहीं पता, ए वेक्टर कहाँ आएगा, इधर ही आएगा, कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर, लेकिन वेक्टर की विधि से आई क्या, तो अब फ्लक्स कैसे निकालोगे, ई डॉट ए, क्या ई और ए में एंगल 90 है, अबे ई भी तो कहाँ है घोंचुओ, 2 आई कैप में ही है, तुमसे सवाल नहीं बनेंगे क्या, क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर इंटू 2, आर की वैल्यू कितनी है, 4 टू 8, 8 पाई वोल्ट इंटू मीटर, तो हाँ वो पाई की वैल्यू रखी नहीं है इसने, अच्छा 176/7 हो जाएगा, मुश्किल, ऐसे ही है सवाल, तीसरा हो जाएगा, नहीं हुआ, तू एक तो ये मत समझ के मुझे पुराना नहीं आता तो मुझे नहीं होगा, मैंने पुराना को यूज नहीं करवाया, आप 2 लेक्चर का स्टार्ट, फ्लक्स एक बिल्कुल नई हेडिंग है, सेपरेट हेडिंग है, सेपरेट से पढ़ो, लिखिए अगला क्वेश्चन, a square plate, स्क्वायर प्लेट भी क्या मानोगे, 2D है, a square plate साइड 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, साइड, हाँ 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर होगी ना यार साइड तो, स्क्वायर नहीं आएगी ना साइड में, a square plate having side 20 सेंटीमीटर प्लेस्ड इन एक्स जेड प्लेन, प्लेन से खेलना सीखना है बस, प्लेस्ड इन एक्स जेड प्लेन, तो पहले तो बताओ कैसे रखी हो, नहीं मुझे बताओ एक्स जेड प्लेन कौन सा हुआ, ऐसे रखी है कोई, कैसे देख, यू देख, अगर इसकी डायमेंशन देख, ये क्या है, लेंथ किस में हो गई, एक्स में, और ब्रेथ किस में हो गई, जेड में, एक्स जेड प्लेन, लिखो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स जेड प्लेन, इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दे रखा है 2 i कैप, 10 j कैप, 3 k कैप, 2 i कैप, 10 j कैप प्लस 3 k कैप न्यूटन पर कूलम, कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू द प्लेट, calculate flux through the plate,
2D में बनाने की कोशिश करूं इसको, तो ऐसे तो हो गई एक प्लेट, ऐसे रख दो एक प्लेट को। मुझे तो इसके एरिया वेक्टर कहाँ लोगे, एरिया वेक्टर कहाँ लोगे इसका, वाई में, तो इसमें से काम में कौन सा आएगा, वाई वाला, बस। ये वैल्यू कितनी देर की है, 20 सेंटीमीटर, और ये भी कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। ये डायग्राम, ये एक्स वाई है, ये एक्स है, और ये जेड है। ऐसे रखिए प्लेट। अब ये ऐसे रखिए, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ आएगा, ऊपर। तो पहले तो एरिया वेक्टर बोलो क्या होगा, वेक्टर के साथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, 20 400, लेकिन सेंटीमीटर में है तो -4 इंटू जे कैप, समझ गए ना। और अब इनका जब डॉट करेंगे तो फ्लक्स के लिए आई तो है ही नहीं इसमें, तो वो कितना हो गया, 0। केवल कौन सा काम आएगा, जे वाला। अरे अभी तो बताया था, इसको क्या मान लो, 0 आई कैप, तो ये 0 आई वाला खत्म। के वाला भी क्या मान लो, 0, वो भी साफ। क्या है आंसर, ये कितना बचा, 4 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10, कितना रहे, 0.4 वोल्ट मीटर। इसकी दिशा थोड़ी आएगी, फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। हाँ, एरिया, अब इसको खुद बना दे, ये ऐसे है ना एक्सजेड प्लेन, इसका एरिया वेक्टर कहाँ आएगा, एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस ऐसी है ना, इसके परपेंडिकुलर कहाँ मिलेगा, ऊपर। तो ये कौन सी लाइन है, बाय। ऐसे होता तो ऐसे होता। चलिए, अरे गॉस लॉ तो बच्चों को बहुत आसान लगता है यार। अब एक तो कोई स्टाइल मारने के लिए, हालांकि तुम्हें सिखा दिया, भौकाल मारने का सवाल था कि मान लीजिए एक पेपर दे रखा है, शीट, स्क्वायर शीट ही बोल देगा वो तो, स्क्वायर शीट का मतलब प्लेट ही हो गई। तो भाई ने क्या किया, उससे कहा इसके ऊपर 45 डिग्री पर फील्ड लाइन जा रही है, कितने पे, 45 डिग्री, ये फील्ड लाइन जा रही है, और पूरा सजा के देगा, ये लेंथ एल। बताइए फ्लक्स कितना आएगा, फ्लक्स थ्रू द प्लेट, एसी प्लेन में फील्ड लाइंस कैसे, अब ये यूं है, फील्ड लाइन कैसे, 45 पे डायगनली है। अब डायगनली तो कोई पास हो रही है, किससे हो रही है, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझ, एरिया वेक्टर कहाँ है, ऐसे, और फील्ड लाइंस कहाँ है, प्लेन में, कितना होगा एंगल, 90, तो फ्लक्स 0। तो लिख लो, हेयर सॉल्यूशन में, हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड is in the plane, so angle with area vector is 90 डिग्री। तो फ्लक्स कितना आएगा दोस्त, 0। मेरे को समझ नहीं आया। मेरे दिमाग में एक सवाल और आ रहा है, जो मैंने अभी रिसेंटली एक पेपर में देखा है, जो बच्चे पूछने आते हैं नीचे, उसमें एक्सक्लूसिव, क्योंकि वो क्वेश्चन मैंने पहली बार देखा था, तुमसे पूछता हूँ, मैंने पुराने नोट्सों में नहीं कराया है। ये शीट है, और भाई ने क्या किया, फील्ड, यहां तो फील्ड लाइन मैंने दे रखी थी,
उसने यहाँ क्यू चार्ज धर दिया कॉर्नर पे, क्या इससे फील्ड लाइन निकलेगी? तो बताइए इससे फ्लक्स कितना निकलेगा? कोने में रखा है, कोने में, बीच में नहीं है, कोने में। कैसे कैसे जीरो कैसे? हाँ कॉर्नर पे जीरो आएगा। सोच, यहां पर रखिए, तो इसे फील्ड लाइन कौन सी निकलेंगी? ये वाली। अब यहां तो एरिया ही नहीं है, तो ये वाली तो काम ही नहीं आएंगी ना, ये वाली काम आएंगी ना ये वाली। खतरा किनका है? जो ऐसे जाएंगी, और जो ऐसे जाएंगी वो कैसे जाएंगी? पैरेलल। तो कितना आएगा? जीरो। चारों तरफ आएंगी, पर एक किस में रखा हुआ है? कोने में, बीच में थोड़ी है। अगर यही कहां पे होता तो फ्लक्स जीरो नहीं होगा। अरे यहां पे रखा है चार्ज, कैसे जीरो? कैसे क्या बोलना चाह रहा है बता? हाँ, अरे यहीं तो रखा है बिल्कुल कॉर्नर पे, कोने का फिर दूसरा साइड कैसे निकालेगा? अरे पन्ने का कोना तो एक ही होता है, तो दूसरा साइड कैसे निकालेगा उसका? और जो पन्ने से तू यहां निकालेगा, यहां क्या नहीं है? एरिया। ऊपर, इधर, बस नुकसान किसका था? इन वालों का। मगर ये किसके हो गई? भारी करा देंगे तुमको, केवल ये चलाना है। मैंने कहा ना मैथ नहीं आएगी अब केवल ये चलाना है। जीरो आएगा ही नहीं आया? हाँ बिल्कुल सही बात है, अगर मैं इसे कोने की जगह कहीं और रखता तो फिर जीरो नहीं हो। मैं बोले यहाँ को यहाँ रख दूं तो कहां से जीरो हो जाएगा भाई? क्योंकि अब अगर मैं चार्ज यहां रख दूंगा तो ये वाली फील्ड लाइन तो आएंगी, वो रखा ही कहां पे है? कोने पे। तो लिख लो इसका आंसर भी जीरो। बाउंड्री मतलब इस एज पे रख दे। हाँ वो तो इस एज पे रखेगा, इस एज पे रखेगा तो भी क्या हो जाएगा? जीरो। अब अगर ये एक शीट है तो, स्क्वायर प्लेट है तो ऐसे रखने पर जीरो आ जाएगा, एक एज पे रखेंगे तो। ऐसा ये बोलना चाह रहे हैं ना? एज पे ये वाली फ्लक्स लाइंस तो निकलेंगी ना यार। अच्छा, कोई भी एरिया में से नहीं पास होगी, बिल्कुल। एज पे भी कितना हो जाएगा? उसमें से पास होनी चाहिए। लिख लो इसका आंसर क्या आएगा? जीरो। और लिख दो ना वाई। कुछ सोचो ना क्यों जीरो आया, क्यों जीरो होगा? ये फील्ड लाइन ऐसे और ऐसे क्या होगी? सरफेस के पैरेलल। और ये वाली भी क्या होगी? सरफेस के पैरेलल। और इधर वाली जो होती, या इधर और इधर वाली होती, उधर क्या नहीं है? एरिया ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे तुम्हें समझ में आता है जो मैं बोलता हूँ? ऑप्टिक्स समझ में आ रही होगी ना? बढ़िया, क्योंकि वो कंपेरेटिवली क्या है? आसान। ऑप्टिक्स देखो समझ में आ रही है ना, पर उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक से कोई कंपैरिजन नहीं है। और अगर आप ये कर रहे हो तो इसका मतलब आपको भी पढ़ाई का ज्ञान ही। अरे बायोलॉजी को फिजिक्स से कंपेयर कर सकते हैं क्या? टफ है बायोलॉजी भाई, मेरे लिए तो टफ है। टफ और इजी इज अ फ्रेम डिपेंडेंट। चाइनीज के लिए चाइनीज लैंग्वेज आसान है, हिंदी मुश्किल है। और हिंदुस्तानी वाले के लिए हिंदी आसान है और चाइनीज मुश्किल है। तो मुश्किल कौन है? फ्रेम डिपेंडेंट। एक क्वेश्चन और, ये रिंग रखी हुई है, इस रिंग में इधर की तरफ एक फील्ड है,
रिंग के प्लेन से इसका एंगल दे रखा है 30 डिग्री, 200 वोल्ट पर मिनट, वो वोल्ट मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। इसके प्लेन से कितने एंगल पे? 30 डिग्री। रेडियस, रेडियस तो मैं दे दूं यार, 1 मीटर। फाइंड फ्लक्स, जीरो कैसे बोल रहा है रे? इसको लिख देना स्क्वायर प्लेट। तूने अगर ये मसाला नहीं, इनमें अगर मसाला नहीं भरा है ना तो लिख देना ये है क्या? प्लेट। कैसे करेंगे ये तो बताओ। हाँ, कौन सा एंगल चाहिए होता है? एरिया के साथ। तो या तो ये के कंपोनेंट कर लो, कॉस वाला साफ और साइन वाला आएगा, तो ऐसे मतलब तो कॉस ही आता है। या फिर ऐसे काम करो, एरिया वेक्टर कहाँ है? ऊपर। तो हमेशा एंगल किसके बीच में चाहिए? एरिया और ई। अरे हमेशा एंगल किस में चाहिए? एरिया और ई। तो ये 30 है तो ये एंगल 60। तो क्या रहेगा आंसर? ई ए कॉस 60। ई की वैल्यू 200, एरिया पाए आर स्क्वायर और कॉस 60 हाफ। ये आया 100, 100 पाए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कहाँ आएगा, ऊपर की नीचे? फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, कोई डायरेक्शन नहीं आएगी। फ्लक्स तो आसान लगता है बच्चों को। समझ में आ रहा है तेरे को? समझ में आ रहा है? अभी क्या चल रहा है उसमें ऑप्टिक्स में? डेविएशन, नंबर ऑफ इमेजेस, रोटेशन ऑफ द मिरर। चले भैया, चलिए। अब एक स्टेटमेंट मैं लिखा रहा हूं, उससे पहले मैं उसको समझा देता हूं। मैं आपसे स्टेटमेंट बोल रहा हूं, आप फेंक रहा हूं, आप बताना। अच्छा, जो भी अभी तक सारी बात किसी करी? ओपन सरफेस। अब क्लोज सरफेस की बात करें। किसी भी क्लोज सरफेस से किसी भी जितनी फील्ड लाइंस आएंगी उतनी जाएंगी। जरा सोचो। तो ट्रेन वहां रुक गई कि बीच में? जैसे ये है, तेरे मन में आया ये क्या है? एक क्लोज सरफेस, यहां से मैंने फील्ड लाइन छोड़ी 10, बाहर कर निकलेंगी 10। अबे क्या देख रहे हो मेरी तरफ? सही बोल रहा हूं मैं? सोच, यहां से कोई फील्ड लाइन निकल रही होती है इस एरिया से, कितनी निकलती? 3। तो यहां से कहां बाहर कितनी बाहर निकलती? 3 ही तो बाहर निकलती है। और क्या बोल रहा हूं? हाँ, चार्ज कहां है? इनके ऊपर चार्ज नहीं है बाहर से। ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला, इसलिए लिखाऊंगा। ये सारा पॉइंट तभी लगेगा जब उस बॉडी पर कोई चार्ज ना हो। अगर मैं बोलूं यही क्यूब बना दूं और इस क्यूब में मैं अपनी इच्छा से एक चार्ज और रख दूं, तो यहां पर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अलग, क्योंकि बाहर वाले की तो खत्म होंगी, लेकिन इसे खुद की तो केवल और केवल क्रॉस ही कर रही है, अंदर आई नहीं है। आई बात समझ में? तो जितनी पिक्चर अभी बोल रहा हूं वो सब कब है? व्हेन देयर इज नो चार्ज ऑन द बॉडी। जब चार्ज बॉडी पर नहीं होगा, मतलब उस बॉडी के बाहर से कोई फील्ड आएगा, तो जितनी फील्ड लाइंस जाएंगी उतनी ही वापस आएगी। अब सोच, यहां एरिया वेक्टर कैसे लिखता? ई कैसे? ई ऐसे। और यहां पे एरिया वेक्टर कैसे होता? बाहर। अरे बोलो, क्या ये इनकमिंग फ्लक्स बोल दूं?
फील्ड लाइंस कहाँ जा रही है? तो जरा सोचो इनकमिंग फ्लक्स क्या होता, एंगल कितना है, ई ए कॉस 180, क्या आया, माइनस ई ए। तो पता है क्या लिखा आता है, पॉइंट में लिखाऊंगा कि इनकमिंग फ्लक्स तो कैसा आता है, नेगेटिव, और जो फ्लक्स बाहर निकलेगा यहां से, सोच उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, बाहर, और इसका एरिया वेक्टर भी बाहर। तो ये जो फ्लक्स आउट गोइंग आया है वो क्या लिखोगे आप, ई, क्या लिखोगे, ई ए कॉस 0, कितना आया, ई ए। तो ऐसा बोल सकता हूं कि किसी भी क्लोज सरफेस के लिए, इन क्लोज सरफेस के लिए डिफाइन होंगे, क्योंकि क्लोज सरफेस के लिए ही एरिया वेक्टर कहां है, बाहर। तो क्लोज सरफेस के लिए इनकमिंग फ्लक्स कैसा होता है, नेगेटिव, और आउटगोइंग पॉजिटिव। कारण, लॉजिक सोच, इनकमिंग में क्या हुआ होगा, यहां से फील्ड लाइन आई, एरिया वेक्टर हमेशा बाहर, तो एंगल 180, और जब निकल रही होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, बाहर, और एरिया वेक्टर भी बाहर। सर ये तो आपने एक्स में बताई है, सर हिम्मत है तो वाई में बताओ। अरे वाई में देख ले गोंचू, वाई में यूं घुसता, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, एरिया वेक्टर, एंगल, तो वापस से माइनस, और ये बाहर निकलती तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, एरिया वेक्टर कितना, 0, कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। तो जरा सोच, जितना फ्लक्स आएगा, कितना आया, कितना आया, निकला कितना, तो टोटल फ्लक्स 0। तो किसी भी क्लोज सरफेस से, किसी भी, इसमें एक लाइन छुपी रहती है, when there is no charge on the body, किसी भी क्लोज सरफेस से जिसमें चार्ज नहीं है उस पर टोटल फ्लक्स हमेशा 0 आएगा। क्यों, जितना जाएगा उतना आएगा, उसमें फील्ड लाइन अंदर रुकेंगी थोड़ी, तो जो फील्ड लाइन गई वो फील्ड लाइन वापस आ जाएगी। चेपो, ये बना के फिर स्टेटमेंट लिखा रहा हूं, प्रिंसिपल स्टेटमेंट लिख लो, फिर ये लाइन ये डायग्राम बनाना। देखो कंक्लूजन, कंक्लूजन्स, अरे समझ में आई बात, कंक्लूजन्स, if a closed surface having no charge, if a closed surface having no charge of any shape, of any shape is placed in the, of any shape is placed in the path of uniform electric field, is placed in the path of uniform electric field, then net enclosed flux, then net enclosed flux is always 0। सही है क्या, पढ़ लो एक बार, सरफेस कैसी हो, क्लोज्ड, और उसमें कोई चार्ज होना नहीं चाहिए, तो जितना फ्लक्स घुसेगा उतना ही फ्लक्स बाहर आएगा, तो इनक्लोज कितना होगा, 0। बोलो दूसरा पॉइंट, अरे दूसरा पॉइंट के साथ ही बना लेना, फाई, दूसरा पॉइंट वही लिखा रहा हूं, फाई इनकमिंग इज नेगेटिव, लिखो फाई इनकमिंग बिकम नेगेटिव एंड फाई आउटगोइंग, फाई के नीचे इनकमिंग लिख देना, फाई का मतलब फ्लक्स, फाई इनकमिंग become negative and phi outgoing become positive, और ये डायग्राम बना दो। नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं, तो हम तो नंबर बोलेंगे 6 आया और 6 गया, वो जो -6 +6 क्यों करेगा कि ये स्केलर क्वांटिटी होती है, तो टोटल फ्लक्स के लिए जोड़ते, तो दोनों को जोड़ते तो क्या आ जाता, 0।
होता है ना है? स्केलर का मतलब नेगेटिव का मतलब कम होता है, ऐसा कोई जरूरी थोड़ा ना है। -6 जूल और 3 जूल, तो इसमें अपन कैसे बोल सकते हैं कि -6 जूल छोटा है? उसका मतलब ये हो गया 6 जूल जो है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज ज्यादा हो रहा है। भाई कहीं कहीं पर माइनस डिफाइन होता है ना, मैं बोलूँ चेंज आया -6 रुपए, अब चेंज -6 का मतलब क्या हुआ कि पैसा इनिशियली क्या था। अरे मैं बोलूँ आपकी पैसे में चेंज आया -6 रुपए, तो -6 क्या है, -6 पैसे होते हैं क्या? तो माइनस क्या दिखा रहे हैं यहाँ पर, कम हो गए। तो कई बार स्केलर क्वांटिटी में जो माइनस होता है उसका सिग्निफिकेंस होता है। यहाँ माइनस का मतलब क्या है, फ्लक्स कैसा है, नेगेटिव। नहीं समझ में आई बात? मुझे बता, एंगल नेगेटिव होता है कि नहीं होता? एंगल स्केलर का वेक्टर है, एंगल स्केलर है वेक्टर है, स्केलर है। उसमें मैं बोल दूं -30 डिग्री, तो क्या होगा इसका मतलब? तो उसमें माइनस का मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन से हुआ ना। चलिए लिखिए, क्वेश्चन करने और एक दो और बड़े बड़े चीज करेंगे आज। कोई मैथमेटिक्स नहीं थी, पर ऐसे सवाल आएंगे। देखिए इसके बाद पढ़ेंगे गॉस लॉ। गॉस क्या कहेगा, तुम खुद समझ गए कि बाहर से तो तुम कार्य कम कर लोगे फ्लक्स का, गॉस अंदर अगर चार्ज रख दें तो फ्लक्स निकालना सिखाएगा। भाई जरा खुद सोचना, मैं यहां प्लस क्यों रख दूं अंदर, तो उसे फिर निकलेंगी नहीं निकलेंगी, तो उससे इसके अंदर कोई फ्लक्स इनक्लोज्ड होगा, वो कैसे निकालें, वो किसने बताया, गॉस ने। बाहर वाले के बारे में तो हमें पता है कि जितना आएगा उतना जाएगा। लिखो क्वेश्चन। एक वेरिएबल का करा देता हूं, अभी तक सारे किसे कराए, कांस्टेंट। चलिए ऐसा एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है। एनसीईआरटी क्या है, नहीं यार ये तो मजेदार ही नहीं है, मुझे ही बनाना पड़ेगा। y x z, ये दे रखी है 1 मीटर, ठीक है। ये वाली कितनी है, 1 मीटर, ये है 2 मीटर, ठीक। और ये वाली कितनी है, 3 मीटर। तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया, 0,0, और ये वाला पॉइंट 3,0। पूछ क्या रहा है ये, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रही है, पूछा गया है फाइंड फाई इन एंड फाइंड आउट। फाइंड इस पूरे क्यूब से फाई इन निकालना है एंड फाई आउट। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो दे रखी है वो दे रखी है x² i कैप। अब इलेक्ट्रिक फील्ड खुद x के साथ क्या कर रही है, चेंज हो रही है। यार मैं एक चीज लाना भूल गया, वो लाया भी था लेकिन घर पे रह गई, वो देखा जेम्स, जेम्स खाते हैं ना, डब्बे वाली आती है, वो डब्बा खुल जाता है क्लॉकवाइज। सारी चीज क्लॉकवाइज ही खुलती है, वो डब्बा है किसी के पास अभी? कुछ समझाता उससे, कोई नहीं, सो कैसे करेंगे देखो मैं बता दूं। अब ये बताइए, ये जो है ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? तो अगर आपके मन में आ रहा है फाई बराबर ई डॉट ए, तो इसको तो यहीं पर छोड़ो, या तो इंटीग्रेशन करो या फिर सोचो खुद ही। हाँ इंटीग्रेशन ही कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर है, किसमें है,
आई कैप मतलब कैसा है फील्ड, आई कैप, तो केवल ये वाला ही काम आएगा, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर कहाँ है, इधर की तरफ, अरे माइनस आई में ना, और इसका एरिया वेक्टर कहाँ है, इधर, तो काम तो यही आएगा। अब एक्स की लिमिट कहां से कहां है, 0 से 3 तक, लेकिन वो कह रहा है कि इनकमिंग और आउटगोइंग, अगर मैं लिमिट लगा दूं तो दिक्कत क्या है कि यहां से यहां तक इनकमिंग थोड़ी है, तो इसका अलग निकालना पड़ेगा और इसका अलग, तो पहले इसमें निकालेंगे, इससे कौन सा निकलेगा, इनकमिंग, इनकमिंग के लिए कौन सा एरिया काम आएगा, ये, और इसमें एक्स की वैल्यू कितनी है, 0, तो फॉर इनकमिंग वाई इन बराबर क्या होगा, ई ए कॉस 180, और ई कितना लिखोगे अब, एक्स स्क्वायर इंटू ए, और आगे आ गया माइनस, लेकिन इस वाली सरफेस के लिए इनकमिंग के लिए एक्स कितना है, 0, तो इनकमिंग फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। सर अभी तो आपने बताया था इनकमिंग और आउटगोइंग सेम आता है, तो सेम तो आया नहीं है, तो ये तो 0 आया है ना, अरे मैं मेरी बात को काउंटर अटैक करने लिए सवाल बनाया है, दोबारा सुनना, अभी तो तुम्हारे दिमाग में आएगा नहीं, ये फाइन कितना आया, 0, अच्छा आउट निकालना, आउट कैसे निकालते, ई ए कॉस 0, ई की वैल्यू एक्स स्क्वायर इंटू ए, अब एक्स जब यहां आ जाएगा आउट गोइंग के लिए, तो एक्स की वैल्यू 3 हो गई, अरे यार, तो क्या लिखोगे 9, क्योंकि यहां एक्स की वैल्यू 3 है, 9 इंटू ए, एरिया कितना है ये वाला एरिया 2 इंटू 1, अरे ये एरिया 2 इंटू 1 कितना आएगा 18, कितना आया 18 वोल्ट इंटू मीटर, तो ये तो क्या हो गया सर, आपने क्या बोला था, ये क्या हो गया है, आपने बोला 0 था, ये 0 ही नहीं आया, ये क्या हुआ, और ये तो क्लोज सरफेस भी है, तो आप क्या कर रहे हो यार, जरा वापस पढ़ो उस पॉइंट को, वापस पढ़ो, उसमें एक पॉइंट ऐसा छुपा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे क्लोज सरफेस से टोटल इनक्लोज फ्लक्स 0 कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूरे में क्या हो, सेम, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड अलग, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फ्लक्स सेम नहीं होगा, क्या आप जिंदा हैं, चेपो, अगर वो नहीं आया तो लिख देना यहां पर, ये पॉइंट भी, कोई बाद में डाउट यही आएगा, यहां ई इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, इसलिए इसलिए टोटल फ्लक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, भाई इसको बताओ ये पहचानेंगे कैसे, हाँ इंडिकेशन कौन सा, हाँ इंडिकेशन से करेगा ना, तो इसका इंडिकेशन तो कितना होगा 0, और इसका इंडिकेशन कर 0 से लेके 3 तक, और इंडिकेशन से भी आ जाएगा, ले आओ, हाँ टोटल आएगा उससे, क्या आएगा टोटल, टोटल कैसे निकालेगा, एक्स स्क्वायर एरिया कितना ए, और लिमिट 0 से लेके 3, लेकिन ये कौन सा फ्लक्स आया, टोटल, तो अगर उसने टोटल फ्लक्स पूछा होता तो आप इससे कर लो आंसर सेम, क्योंकि टोटल, मैं आपसे पूछता फाइंड आउट टोटल फ्लक्स, तो आप अभी क्या करते, इसको और इसको कितना आया 18, और इंटीग्रेशन करते तो भी कितना आता 18, तो इंटीग्रेशन केवल कब करा जाता है, जब टोटल फ्लक्स निकल, इसने पूछे क्या थे, इनकमिंग और
आउटगोइंग। अरे खत्म हो गई क्या? तुम क्या पढ़ा है? दोबारा एक बार पन्ने पलटो, 5 मिनट में रिवाइज करते हैं। आज आते ही हमने क्या पढ़ा था? गॉस लॉ, सॉरी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पहले तो आते ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या बनाई, लाइंस बनाई थी। अरे आते ही इसमें देख लो ना, सबसे पहले हमने आते ही क्या किया, आते ही हमने क्या किया, पहले फील्ड लाइंस बनाई। क्या बनाई? फील्ड लाइंस। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन किया कि वो है डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई और ए। फिर हमने एक एरिया वेक्टर को समझाने की कोशिश की कि दो प्रकार की सरफेस होती है, ओपन और क्लोज। क्या फ्लक्स जो है वो उसकी यूनिट पता है? अच्छा, क्या वो एक एक्सेल क्वांटिटी है? क्या वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी, जीरो भी? फिर हमने देखा दो प्रकार की सरफेस होती है, ओपन और क्लोज। ओपन में कुछ एरिया होता है, जैसे कि थिन शीट ऑफ पेपर, डेस्क, के सब क्या है, एरिया। इनमें एरिया वेक्टर क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। लेकिन वो इधर भी हो सकता है और इधर, क्योंकि इनका हिस्सा ही क्या है, एक। तो इनमें फ्लक्स कैसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, अगर ई क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। अब अगर क्लोज सरफेस होगी तो क्लोज का मतलब जिसमें कुछ वॉल्यूम ट्रैप हो सके, तो इट इनक्लोज सम वॉल्यूम लाइक स्फीयर और सिलेंडर, तो सम वॉल्यूम शुड बी देयर। तो एरिया वेक्टर इज टेकन परपेंडिकुलर एंड, सरफेस के तो परपेंडिकुलर होगा और आउटवर्ड। एग्जांपल बनाया। अब इसके लिए कभी फ्लक्स लिखना होगा तो इंटीग्रेशन में ऐसे गोला लगा देंगे बीच में। गोला मतलब ये कौन सा है, क्लोज्ड। क्या है, क्लोज्ड। और यहाँ पे क्या काम आया है, सरफेस, तो इसे और क्या बोलते हैं, सरफेस इंटीग्रल। उसके बाद हमने देखा कि अगर एरिया वेक्टर को डिफाइन करना हो तो मैंने बताया ये ऐसे है, क्यों कॉस आता है, इसलिए कॉस आता है क्योंकि अगर ई को तोड़े तो ई का ये वाला क्या आया, कॉस। तो यही फील्ड लाइन तो क्या होंगी, पास। ई साइन वाली तो क्या हो जाएंगी, इसके पैरेलल। उसके बाद हमने देखा कि जितनी फील्ड लाइंस होती है उतना ज्यादा फ्लक्स होता है। ठीक। उसके बाद हमने देखा अगर ई कांस्टेंट है तो ई डॉट ए लगा देंगे, ई कांस्टेंट नहीं है तो इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से जो भी ई आएगा वो कौन, जो फाई आएगा वो कौन सा आएगा, टोटल। कौन सा आएगा, टोटल। अच्छा, अगर मैक्सिमम फ्लक्स पूछो तो वो कितना आता है, ई ए। मिनिमम जीरो। अगर बेटा सुन, अगर ये छोटा होता है स्केलर में, नेगेटिव में बोलूं, -5 फ्लक्स आया और 0 फ्लक्स आया, कौन सा छोटा है? अगर -5 छोटा होता तो फिर मिनिमम जीरो क्यों बोल रहे हो? क्योंकि -5 का मतलब 5 इनकमिंग है। फ्लक्स बड़ा कौन सा है अभी भी, 5, मगर ये कैसा है, इनकमिंग। उसके बाद हमने देखा ये क्वेश्चन सिंपल बेसिक। फिर हमने देखा वाईजेड प्लेन में होगा तो सवाल कैसे करेंगे। उसके बाद हमने एक अच्छी चीज सीखी थी, ये भी सवाल था ये, कि अगर कोई इस पे तैर जाए, फील्ड लाइंस इसके पैरेलल हो तो उसका फ्लक्स जीरो। अगर एक प्लेट के कॉर्नर पे चार्ज होगा तो भी फ्लक्स जीरो। उसके बाद ये क्वेश्चन किया, उसके बाद ये किया। फिर हमने देखा क्लोज सरफेस में अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो टोटल फ्लक्स जीरो, इनकमिंग का फ्लक्स आउटगोइंग फ्लक्स के बराबर। लाओ, ईएलपी। CB4, CB4 CB4 में क्वेश्चन नंबर तीसरा, तीसरे का पहला, तीसरे में 3 4 क्वेश्चन है, तो तीसरे का पहला और दूसरा। CB4 में तीसरे का पहला और दूसरा, क्वेश्चन नंबर 4। CB4 में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद एक्सरसाइज में आ जाइए। थर्टी टू है, एक्सरसाइज 1 32।
क्या है इसमें, कुछ भी सवाल ही नहीं है फ्लक्स के, आते नहीं है। वाह, वही कह रहा आते नहीं है फ्लक्स के सवाल। ये भी सही बात है। नहीं है भैया इसमें। हाँ तो फ्लक्स में कोई सवाल ही नहीं है, मैं क्या करूँ बता। फ्लक्स का कोई सवाल नहीं होते तो नहीं, अब क्या करें। मित्र से बना के छेड़ दो ना। और कोई बात, लाओ ईएलपी में देख लेते हैं। हाँ ईएलपी 5 में दूसरा, पहला, ईएलपी 5 में पहला और दूसरा। बस। क्या यार। हाँ कर लीजिए, यही कर लो, बहुत है। खत्म तो करे थोड़ा फ्लक्स सवाल। तो शनिवार का प्रोग्राम रद्द कर देना भाई अपना। प्रोग्राम बना लिया होगा ना किसी ने।
हेलो।